नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि चैप्टर नंबर 1 के हम कंप्लीट नोट्स और आपके PDF भी आपके साथ में मैंने साझा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम रहने वाला है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके बारे में हम कंप्लीट नोट्स की चर्चा करेंगे। ये आपका चैप्टर है जिसके अंदर कई सारी बातें, देखो ये NCERT है और इसके अंदर क्या है कि कंप्लीट नोट्स की तरह नहीं दे रखा है। तो आपके साथ में एक जो सीरीज़ शेयर की है मैंने, उसमें हम कंप्लीट टोटल 13 चैप्टर बचे हैं आपके सिलेबस रिडक्शन के बाद में। कितने चैप्टर कितने नंबर के रहे हैं वो भी मैंने आपके साथ में वीडियो बना करके शेयर कर दिया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। शुरुआत में अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इसका एक पार्ट बनाने की मैं सोच रहा हूँ। आज जितना कंप्लीट कर पाते हैं उतना ठीक है, वरना जो बच जाएगा उसको हम लवण वाले पोर्शन को सेकंड पार्ट में रखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। ये लीजिए, ये आपका चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होते हैं। सामान्य सी बात है कि आपको चखने के बाद में कोई भी सब्सटेंस है वो खट्टा लगता है तो वो अम्ल होता है। तो अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी वो देखो आप। अम्ल की परिभाषा लिखना चाहें, एक चीज़ और बता दूँ साथ में ही, आप कॉपी और पेन ले करके बैठेंगे यदि आप कंप्लीट नोट्स बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, नोटबुक और पेन ले लीजिए, साथ साथ में लिखते जाइए, या फिर वीडियो कंप्लीट होने के बाद में ये सारे नोट्स अपनी नोटबुक में नोट करते चलेंगे। ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे करवाया जाएगा। बात कर लेते हैं अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं भाई? अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहेंगे। और भी आगे परिभाषाएं जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो अम्ल और क्षार के अंदर कई सारे, कम से कम 5 डिफरेंस यानी अंतर आप कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं कि भी खट्टे पदार्थ यानी कि अम्ल कौन कौन से हो सकते हैं। नींबू का रस है, वो भी एक अम्ल का उदाहरण है। HCl अम्ल होता है, वो भी अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल भी अम्ल ही होता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं क्षार की। ये क्षार क्या होते हैं? तो क्षार की बात करें, आप आराम से परिभाषा बता पाओगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में थोड़े कड़वे लगते हैं अपने को खाने के बाद में, और लाल लिटमस पत्थर को वो क्या कर देंगे, नीला कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्षार कहेंगे। जैसे कि आपके पास में जो साबुन होता है, उस साबुन का घोल एक क्षार ही होता है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है, याद रखना आप। और KOH ये भी एक क्षार ही होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पूरा पढ़ते हुए चलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि लवण क्या होते हैं। फिर लवण की बात करें तो अम्ल तथा क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने को जो पदार्थ मिलेंगे उनको हम लवण कहते हैं, यानी कि लवण का निर्माण होता है। लवण का कोई उदाहरण देखना चाहें तो वो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, NaCl, ये आपको लिख लेने हैं उदाहरण के रूप में। आदि हो सकते हैं, और भी कई सारे लवण अपने पास में आएंगे, उन सब की बातें भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सूचक। देखो, सूचक पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको, यहाँ से अपना चैप्टर है वो एक नया मोड़ लेता है कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं, आपके आसपास में कई सारी चीज़ें हैं। कुछ अम्ल बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनको हम डायरेक्टली चख करके नहीं बता सकते कि वो कैसे होंगे, यानी अम्ल होंगे या क्षार होंगे। कुछ क्षार भी हैं जिनको चख करके नहीं देखना चाहिए अपने को। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे पदार्थों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम अम्लों और क्षारों का पता लगाने के लिए उनका उपयोग कर पाएंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग हम अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए करते हैं वो पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वे सूचक वो पदार्थ होते हैं, यानी पदार्थों की अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति को दर्शाने वाले पदार्थों को ही हमें सूचक कहते हैं। और सूचक अपने पास में 2 प्रकार के होते हैं। एक तीसरा प्रकार भी आएगा अपने पास में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं रंग के आधार पर पढ़ रहे हैं कि रंग अलग अलग चेंज शो करते हैं, तो उनको हम 2 भागों में बांटेंगे। प्राकृतिक सूचक की बात करें तो प्राकृतिक सूचक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सूचक जो अपने को नेचर से यानी प्रकृति से मिलेंगे, पौधों से या फिर किसी जानवर से, एनिमल से मिलेंगे, उनको प्राकृतिक सूचक बोलेंगे। तो वे सूचक जो जंतु अथवा पादपों से प्राप्त होते हैं उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए बात कर ले, लिटमस है। लिटमस आपको आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उनसे मिलते हैं। इसके अलावा हल्दी भी हम सूचक के रूप में काम में ले सकते हैं।
गुड़हल है वो भी हम सूचक के रूप में काम में ले सकते हैं। लाल पत्ता गोभी, इसके अलावा हाइड्रेंजिया नाम का एक पौधा आता है, पेटूनिया व जेरानियम नामक कुछ पौधे आते हैं, उनके फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, उनको सूचक के रूप में काम में ले सकते हैं। अब ये पौधों से मिल रहे हैं इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, प्राकृतिक सूचक बोल दिया आदि। अब बात आते हैं कृत्रिम सूचक, दूसरे नंबर पे आते हैं कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक वे होंगे जो आपको प्रकृति कृत्रिम रूप से, यानी कि आप खुद उनको प्रयोगशाला में बनाएंगे उनको, तो उनको हम कृत्रिम सूचक बोलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, बस इतना ही होगा। चलो देखो, तो कृत्रिम सूचक वे सूचक जो कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कृत्रिम सूचक कहेंगे। परिभाषा ज़्यादा मुश्किल या हार्ड नहीं है, आप आराम से इनको याद कर पाएंगे। लेकिन इनके जो एग्जाम्पल है ना, ये उदाहरण, ये आपको थोड़े से कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जब मैं आपको ये बोलूँ कि ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा गौर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखो, मेथिल ऑरेंज और फिनोलफ्थेलिन, इसका नाम क्या बोलेंगे हम, फिनोलफ्थेलिन, आधा ल आधा फ और थेलिन, ठीक है। इस तरीके से आगे हैं। अब बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपने पास में लिटमस आया था, तो ये लिटमस क्या होते हैं। ये लिटमस सामान्यतः थेलोफाइटा समूह के लिचेन यानी लाइकेन भी बोलते हैं उसको, लाइकेन नामक पादप से प्राप्त होते हैं। और उदासीन अवस्था में इनका रंग जो है वो बैंगनी रंग का होता है। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एक पौधों का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में एक पौधा मिलता है जिसको हम लाइकेन नाम से जानते हैं। इस लाइकेन पौधे से ही क्या बनाया जाता है, लिटमस बनाया जाता है। और ये लिटमस अपना उदासीन अवस्था में रहेगा। उदासीन का मतलब ये हुआ कि ना तो वो अम्लीय माध्यम में और ना ही वो क्षारीय माध्यम में रहे, तो उस कंडीशन में उसका रंग जो है वो बैंगनी रंग का होता है। लेकिन उसको बाद में अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, यानी उसके ऊपर अम्ल डालेंगे या फिर क्षार डालेंगे, तो उसका बैंगनी रंग चेंज होने लगेगा। वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। अब देखो, अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण देखना है अपने को। इसके अंदर एक अपना टॉपिक आता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि सूचक का एक और प्रकार मैं आपको बताऊंगा, तो वो एक और प्रकार यही है। देखो, अम्ल तथा क्षार में गंधीय सूचक मिलाने पर इनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है। अब ये गंधीय सूचक होते क्या हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध यानी कि स्मेल अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि अम्ल और क्षार के अंदर जब इसको डालते हैं तो उनकी जो गंध है, स्मेल है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उनको गंधीय सूचक बोले गए हैं। इनको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी बताओ, एग्जाम्पल देख लो। प्याज का जो जूस निकाल करके ऐसा करते हैं, इसको बताया जाता है आपके क्रियाकलाप है उसमें क्या बोला जाएगा कि प्याज को छोटे छोटे काट करके किसी कपड़े में डाल करके और फिर उसको रात भर छोड़ना है, उसको सूंघ करके देखना है, फिर उसके ऊपर थोड़ा अमल डालना है और फिर वापस से सूंघना है। तो आपको लगेगा कि ये जो प्याज की स्मेल थी उसके ऊपर अमल डालने पर उसकी जो गंध है वो चेंज हो गई है। इसी प्रकार से लौंग का तेल और वेनिला फ्लेवर आता है ना, वो वाला वेनिला, तो वेनिला ये भी गंधीय सूचक का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में बात कर लेते हैं धातुओं से अभिक्रिया, यानी कि हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। रासायनिक गुण का कहीं भी नाम आ जाए तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि रासायनिक गुणों का मतलब रासायनिक अभिक्रिया ही होता है, कि वो कोई भी पदार्थ जिसकी हम रासायनिक गुण देख रहे हैं वो पदार्थ किस किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धातुओं से उसकी अभिक्रिया करवा के देखेंगे और क्या बनेगा उसके हिसाब से रिजल्ट बताएंगे। तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है अपने को, अम्ल हैं वो सबसे पहले धातुओं से अभिक्रिया करवा के देखते हैं करते हैं कि नहीं करते। तो अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, साथ में वो लवण भी बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करेंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। समझ गए इतनी बात। अब अम्ल का कोई उदाहरण दो। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि जब भी कोई आपको ये बोले अम्ल की अभिक्रिया करवाओ, तो अपने पास में टोटल मिला करके यहाँ पर 4 अम्लों का जिक्र ज़्यादातर किया जाएगा। एक तो है HCl अम्ल जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा आपके पास में आएगा H2SO4, ये अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद में अपना आएगा HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद में एक और आएगा आपके पास में, और वो कौन सा आएगा,
दुर्बल अम्ल होता है CH3COOH। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा या तो आप एसिटिक अम्ल बोल दो इसको, या फिर एथेनोइक एसिड बोल दो। एक ही बात है, एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। ये चार अम्ल हैं। ज़्यादातर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों ही काम में लेते हैं। तो आपको कभी भी बोलें कि अम्ल की अभिक्रिया करवाओ, तो आप जल्दी से HCl अम्ल लेके और उसकी अभिक्रिया करवा दोगे। समझ गए होंगे इतनी बात। चार अम्ल हैं। आगे मैं आपको बेस यानी कि क्षार भी बताऊंगा, चार ही क्षार बताऊंगा, उनसे आप पूरा चैप्टर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो तो धातुओं से अभिक्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। अब हम उदाहरण देख रहे हैं। मान लो आपके पास में HCl अम्ल है और उस HCl अम्ल के अंदर आपने थोड़ा सा जिंक डाल दिया। जिंक के दाने 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 होते हैं, वो जिंक के दाने आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो HCl पड़ा हुआ उसके अंदर डाल दिए। तो आपको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक तो मिलेगा जिंक क्लोराइड और एक गैस निकलती हुई आपको महसूस होगी। वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। अब अपने को पता कैसे चला कि ये गैस निकलने वाली हाइड्रोजन गैस ही है? तो इसका पता करने के लिए हमारे पास में एक टेस्ट होता है ना, तो वो हम करेंगे और अपने को पता चल जाएगा। देखो, सिद्ध करो कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यानी कि यही मैंने क्वेश्चन बना दिया आगे कि भाई बताओ कि जब ये अभिक्रिया होती है धातुओं के साथ में तो बनने वाली गैस हाइड्रोजन गैस ही होती है। इसको सिद्ध करो। आप कैसे सिद्ध करोगे? तो हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे, उसके अंदर तनु HCl अम्ल ले करके और उसमें एक जिंक का टुकड़ा डाल देंगे या फिर दानेदार जिंक डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। परख नली। तनु का मतलब क्या होता है और सांद्र का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर थोड़ा पानी मिला हुआ है। समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा आगे चले और अपना नेक्स्ट जो बात है उसको थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। वो क्या है? देखो, मैं आपको ये पूरी की पूरी अभिक्रिया करके दिखाने वाला हूँ। कहीं और ये अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। देखो, उस परख नली में दानेदार जिंक डाल दिया तथा परख नली को कोर्क से बंद करके उसमें से एक पतली नलिका को निकाल लीजिए। कोर्क क्या होता है? कोर्क एक रबड़ का टुकड़ा होता है जिससे हम परख नली को बंद करते हैं, और उस रबड़ के टुकड़े में छेद करके आप एक पाइप डाल दो, पतली सी नलिका डाल दो और उसको बाहर निकाल करके और साबुन के घोल में डालते हैं, क्योंकि जो भी गैस निकलेगी अब उस नलिका से होते हुए साबुन के घोल में जाएगी और साबुन के घोल में बुलबुले बनेंगे फिर। ठीक है। तो साबुन के घोल में से निकलने वाले गैस के बुलबुले को जलती हुई मोमबत्ती के समीप लाने पर बुलबुले फट फट की आवाज़ के साथ में जलते हैं। यदि आवाज़ के साथ में जलते हैं तो इससे यह सिद्ध हो जाता है तो कि ये जो गैस है ये आपकी हाइड्रोजन गैस ही है। तो आवाज़ के साथ में जलते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही इस प्रकार जलती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करने से जो बनने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही होगी। इसको आप डायग्राम बना करके और प्रूव भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके RBSC एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन बना करके और इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर ये कोर्क लगा हुआ है और कोर्क के अंदर से एक नलिका निकली हुई है और इसको हम ले जा करके सीधा साबुन के घोल में डालते हैं जहाँ से बुलबुले बनते हैं, और बुलबुले को जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती के पास में ले जाएंगे तो ये फट फट की ध्वनि के साथ में जलेंगे। ठीक है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आपकी परख नली के अंदर जो गैस बनी थी यानी अभिक्रिया के बाद में जो गैस बनी थी वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस ही है। अब देखो, क्षार भी कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं तथा लवण बनाते हैं। देखो, ये बात अपनी थोड़ी सी समझ में ना आई होगी, ध्यान देना। क्षार जो होते हैं वो सभी धातुओं से अभिक्रिया नहीं करते हैं, कुछ धातुएं होती हैं और इसके लिए एक फिक्स एग्जाम्पल है। फिर से बोल रहा हूँ, एक फिक्स एग्जाम्पल है, वो आपको याद रख लेना यहाँ पर। वो क्या है? NaOH, जो है कि एक बेस है। थोड़ी देर पहले मैंने एक चर्चा की थी कि बेस जब आएंगे तो मैं आपको वहाँ पर 4 बेस बताऊँगा। पहला देख लो, जब भी कोई आपसे बोले कि क्षार की अभिक्रिया करवाओ, बेस की अभिक्रिया करवाओ, तो आप क्या बोलोगे? NaOH उठा के ले आओगे अपनी अलमारी में से निकाल के। इसके अलावा एक और क्षार है जिसका नाम है KOH। ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि बात करें कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है। और उसके बाद में एक और है आपके पास में, वो क्या है? MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास में 4 क्षार हो गए। इनमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक दुर्बल क्षार होता है। प्रबल और दुर्बल की बातें हम थोड़ा आगे करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अभिक्रिया में क्या बोला था कि क्षार से अभिक्रिया करवानी है धातुओं की, तो क्षार मैंने क्या उठा लिया? सीधा सीधा NaOH उठा लिया और उसके अंदर जिंक का टुकड़ा डाल दिया
और जिंक का टुकड़ा डालने से क्या हुआ, फिर अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया होने के बाद में गैस बनेगी। अब मैंने क्या बोला था, फिक्स एग्जांपल है, इसमें एक फिक्स नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखेंगे, अलग से लिख लो, चाहे एक ये आपको यहीं पर मिलेगा ये नाम। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ में अभिक्रिया करेगा, Na2ZnO2 बनाएगा, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये लिख लेना और इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए। जब भी इंपॉर्टेंट बोलूँ तो आपको थोड़ा सा कान आपके खड़े कर लेने हैं और चौकन्ना होकर के सुनना उसको। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनने वाली है, समझ गए होंगे। इसका मतलब अभी तक एक रिएक्शन आपने देखी, उसमें हमने क्या बोला कि जब भी अम्ल हो या क्षार हो, वो धातुओं से अभिक्रिया करेंगे, लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। लेकिन क्षार कुछ धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातुओं में मैंने एक जिंक ले लिया और उसकी अभिक्रिया करवाई, सोडियम जिंकेट बनेगा। ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न अब थोड़ी सी स्टार्ट हो सकती है आपकी, क्योंकि अभिक्रिया में कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है और वो थोड़ा अगर ध्यान से देख लें तो सारी चीज़ें आराम से उनका समाधान भी हो जाता है। बात आती है इसके बाद वाली रिएक्शन की, वो क्या है, अगर मान लो धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे सबसे पहले धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, फिर क्षार की अभिक्रिया करवा के देखेंगे। सबसे पहले बात आती है अम्ल की, तो सामान्यतः अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके जल तथा CO2 गैस बनाते हैं और साथ में संगत लवण भी बनाते हैं। संगत का मतलब क्या हुआ, जैसा आप धातु कार्बोनेट लोगे वैसा ही लवण बन जाएगा उसके अनुसार। ठीक है, बात आती है कि अम्ल अगर कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे तो संगत लवण, जल और CO2 गैस बनाएंगे। अम्ल का नाम आ गया तो एक अम्ल लाओ, HCl ले आए, कार्बोनेट लेके आओ तो सोडियम कार्बोनेट में लेकर के आ गया Na2CO3। संगत लवण क्या बनेगा, NaCl बनेगा। जल की बात करें तो सबको पता फॉर्मूला H2O होता है, CO2 का ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या बोला, अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण तथा जल व CO2 गैस बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब चलते हैं आगे, थोड़ा आगे की बात थोड़ी इस प्रकार है कि अब अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से और करवा लो, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों से करवा के देखेंगे तो अम्ल जो है वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे और साथ में वही चीज़ बनाएंगे, सेम टू सेम CO2 बनाएंगे, जल बनाएंगे तथा संगत लवण का निर्माण भी करते हैं। जैसे कि अम्ल के साथ में हाइड्रोजन कार्बोनेट बना दिया, यानी धातु बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं उसको, तो अपने पास में क्या बनेगा, लवण तथा जल तथा CO2 गैस बनेगी। उदाहरण बताओ, उदाहरण में हम क्या करेंगे, कोई भी अम्ल लेके आएंगे, जैसे HCl लेकर के आ गए, वही अपना धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला देख लो। कोई आपसे बोले धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेके आओ तो धातु की जगह आप सोडियम ले लो, हाइड्रोजन और कार्बोनेट अपना हो ही जाएगा। इस तरीके से यह अभिक्रिया संपन्न होगी और अपने पास में NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। दोनों अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करी 2 NaCl बने थे, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करी तो एक ही NaCl का अणु बनेगा अपने पास में। इसके अलावा कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाए तो HCl के 2 अणु चाहिए थे अपने को, यहाँ पर एक ही चाहिए। ठीक है, और अपनी अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से अब हम आगे चले तो 2 अभिक्रियाएं संपन्न हो गई है। अब बात आई थी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवानी थी। अम्ल की तो दोनों से करवा के देख ली। अब क्षार की बात आती है तो क्षार हैं वो मना कर देंगे कि भाई एक बड़ा सा कंपाउंड, अब बड़ा सा नाम है इसको, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्षार मना कर देंगे, भाई इतने बड़े कंपाउंड से मैं अभिक्रिया नहीं करूँगा। अर्थात सीधी सी बात यह है कि सामान्यतः क्षार उपरोक्त रसायनों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, उपरोक्त यौगिकों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उपरोक्त कौन से हैं, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे बात समझ में, 2 अभिक्रियाएं देख ली, एक तो धातुओं के साथ में अम्ल और क्षार की, दोनों में लवण और हाइड्रोजन गैस बने थे। दूसरी अभिक्रिया हमने देखी अम्ल और क्षार की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, उसमें अपने पास में लवण बना, CO2 गैस और जल बना। अब क्या होता है कि आपके पास में जो गैस बनी वो CO2 गैस बनी है, आपको कैसे पता चला कि बनने वाली गैस CO2 गैस ही थी। तो CO2 गैस का भी एक परीक्षण होता है, अपने सिलेबस में 2 परीक्षण है, एक तो हाइड्रोजन गैस का और एक CO2 गैस का। तो CO2 गैस का परीक्षण कैसे करेंगे हम लोग, CO2 गैस का परीक्षण करने के लिए फिर से हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी, यानी कि परख नली लेनी पड़ेगी। और उस परख नली में क्या डालोगे आप वो देखो। CO2 गैस का परीक्षण, एक परख नली में HCl अम्ल लो, क्षार लेने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि क्षार उनसे अभिक्रिया करेगा ही नहीं, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से। तो
तो हम क्या करेंगे, HCl अम्ल लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं। अब इस परख नली को हम कॉर्क लगा करके और एक वात नलिका, वही वाली नलिका लगा करके और बाहर उस नलिका को निकाल देते हैं। ठीक है, कॉर्क लगा के उसमें से एक पाइप निकाल लेंगे। कॉर्क लगाकर एक वात नलिका द्वारा उत्सर्जित गैस को, उस गैस को चूने के पानी से गुजारते हैं। चूने का पानी क्या होता है भाई, आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था कि बाजार से हम लेके आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। फिर उसको ला करके पानी में डालते हैं, बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती है और उसके अंदर एक पानी जैसा सब्सटेंस भी बन जाता है, पदार्थ बन जाता है। उस पानी जैसे पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं, चूने का पानी बोलते हैं। अब उस चूने के पानी में से इस अभिक्रिया में बनने वाली गैस को पास करवाएंगे, उसमें से गुजारेंगे। तो हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि चूने का पानी जो पहले पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट, उसका रंग दूधिया हो जाता है। दूधिया यानी मिल्की, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि गैस को चूने के पानी से गुजारने पर यदि उसका रंग दूधिया हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उत्सर्जित गैस इस अभिक्रिया में वो CO2 गैस ही है। तो हम करेंगे क्या, चूने के पानी में निम्न अभिक्रिया होती है, तो चूने का पानी का सूत्र हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसमें से जब वो गैस गुजारेंगे CO2 गैस, तो अपने पास में एक श्वेत रंग का अवक्षेप बनेगा जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3। ये जब बनेगा तो इसकी वजह से उस पानी का रंग कैसा हो गया, दूधिया हो गया और साथ में जल बनता है। जल तो उसी विलयन के अंदर रहेगा। ये श्वेत अवक्षेप है, थोड़ी देर बाद में पेंदे में बैठ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप इसको क्या करते हो, दीवारों पर लगाते हो। दीवारों पर लगाने के बाद में 1 या 2 दिन के बाद में आपको एकदम से चमकीला या सफ़ेद रंग मिलता है। उसका कारण यही है कि 1-2 दिन बाद में वो अपने आप CO2 से रिएक्शन करके ये चीज़ बना लेता है, CO2 से अभिक्रिया करके। चूने का पानी CO2 से अभिक्रिया करके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो श्वेत रंग का होता है। इसकी वजह से दीवारों का रंग सफ़ेद हो जाता है 1-2 दिन के बाद में। अब क्या होता है, अगर आप और ज़्यादा CO2 गैस उसमें से गुजारते जा रहे हो तो क्या होगा, पुनः CO2 गैस से अभिक्रिया करने पर यह श्वेत रंग गायब हो जाता है। कारण क्या है इसका, CaCO3 जब H2O से अभिक्रिया करेगा और साथ में उसमें CO2 गैस भी गुजारी जा रही है, तो ये तीनों मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। और ये थोड़ा बड़ा कंपाउंड है और ये पेंदे में जा कर के बैठ जाता है। ऊपर ऊपर क्या बचेगा, पानी पानी बचेगा। ठीक है, और वो आपका वापस से पारदर्शी हो जाएगा। श्वेत रंग जो पहले आया था इसकी वजह से वो तो अब क्या बन गया, पेंदे में बैठ जाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन करके। तो इस तरीके से ये पूरी अभिक्रिया है। ये अभिक्रियाएं आपको याद रखनी पड़ेंगी पूरी की पूरी। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, लिख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य से अपने दैनिक जीवन में जो काम हो रहा है वही मैंने आपको इसके अंदर बताया है आसान भाषा में। देखो ये परख नली है, इसके अंदर आपने क्या डाल रखा है, सोडियम कार्बोनेट डाल रखा है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और इसमें थोड़ा सा तनु HCl अम्ल डाल रखा है। और ये परख नली है, इसमें जब ये अभिक्रिया होगी इन दोनों के बीच में, अम्ल और कार्बोनेट के बीच में, तो गैस निकलेगी। वो गैस इस नली से होते हुए इस परख नली में जाएगी। इस परख नली में क्या डाल रखा हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रखा है, यानी चूने का पानी डाल रखा है। इस चूने के पानी का रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया। तो फिर समझ जाना कि इसमें से आने वाली जो गैस है वो CO2 गैस ही थी। यहाँ पर भी कॉर्क लगाना, वरना गैस तो ऊपर चली जाएगी इधर से। ठीक है, हाँ। अब बात आती है कितनी अभिक्रियाएं कर ली हमने, 2 अभिक्रियाएं हो गई। अम्ल और क्षार की 2 अभिक्रियाएं हो गई। कौन कौन सी, एक तो धातु के साथ में और एक धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। क्षार धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। अब बात आती है तीसरी अभिक्रिया की। वो तीसरी अभिक्रिया कौन सी है, देखो, अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया। आपस में अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कोई ये बोले कि नहीं करते तो वो गलत बात है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा ध्यान से देखोगे आप लोग। जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, परस्पर अभिक्रिया होती है, तो लवण और साथ में क्या बनना चाहिए, जल बनना चाहिए। ये जो कॉमन रिएक्शन है ये आपको ज़रूर याद रखनी है कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया में अम्ल व क्षार अपने गुणों को खो देते हैं, यानी कि अम्ल नहीं रहता और क्षार नहीं रहता। पूरे जो लास्ट में जो सॉल्यूशन बनेगा यानी विलयन बनेगा वो लवण का विलयन होगा। उसके अंदर अम्ल और क्षार के कोई गुण नहीं रहेंगे, यानी वो दोनों ही अपना गुण खो देंगे। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी
कहते हैं। आपको ये जो अभिक्रिया किस नाम से पूछेगा एग्जाम के अंदर, वो पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, समझाइए एक एग्जाम्पल के साथ में। तो आपको यही बात लिखनी है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बना दिया। अम्ल का कोई उदाहरण लाओ, वही HCl तैयार अपने पास। क्षार का कोई उदाहरण लेके आओ, NaOH, वही तैयार है। लवण क्या बनेगा, लवण बनाने से पहले आप जल बनाओ, OH और H मिल करके क्या बना देगा, H2O, ये बन गया। बच गया Na और Cl, ये बना लेगा NaCl। ठीक है, NaCl लवण होता है, ये साधारण नमक होता है आपका, और इसको आप खाने के लिए काम में भी लेते हो। ठीक है, चलो तो अब बात आती है कि अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया देखो 3 हो गई, 3 के बाद में अपनी 4th आ रही है। ये 5 नंबर इसलिए लगा रखा है क्योंकि सबसे पहले वाली को हमने 2 पार्ट में बांट दिया था, एक अम्ल के लिए एक क्षार के लिए। वैसे अपने 4 अभिक्रियाएं हैं टोटल मिला करके, तो ये 5वीं इसको 4 ही लगा करके लिखेंगे आप लोग। अम्ल तथा धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, वैसे बनाने को हम 6 भी बना देंगे इसको। अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से करवाएंगे, लेकिन क्षार धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करके क्षार अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे। आगे देखेंगे उसको, पहले ये देखो, अम्ल तथा धातु ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया जब करते हैं तो उसकी अभिक्रिया से करके और वो लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल और धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। क्यों, क्योंकि धातु ऑक्साइड क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर क्यों कर रहा है, इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ एक बार के लिए, ध्यान से देखना आप लोग। जब मैंने ऊपर वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया बताई थी आपको, उसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे थे। यहाँ भी तो अम्ल और ये पदार्थ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, यानी कि दूसरा वाला जो पदार्थ है इसकी प्रकृति क्षारीय होनी चाहिए। ठीक है, तभी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। समझ गए होंगे। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कोई पूछे आपसे तो वो आप बताओगे क्षारीय। एक सीधा क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है ये। बात आती है उदाहरण की, तो अम्ल का उदाहरण तैयार ही है अपने पास में, HCl धातु ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक धातु है, उसके साथ में ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो वो धातु ऑक्साइड बन जाएगा। दोनों की अभिक्रिया से एक तो बनेगा लवण और एक बनेगा जल। जल का सूत्र सबको पता है H2O, और लवण कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, एक और उदाहरण बताना चाहें तो एक और ले लो। HCl की अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड के साथ में करवा दो, कॉपर भी धातु है उसका ऑक्साइड, तो अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से करवाएंगे तो आपके पास में कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और साथ में जल बन जाएगा H2O। कॉपर क्लोराइड का रंग जो होता है वो नीला हरा रंग होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर या फिर हरा कलर आपको महसूस होगा, उसको देखोगे तो। समझ गए बात इतनी। तो इस प्रकार से आपने अभिक्रिया देखी और आपने ये बता दिया कि अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, लवण तथा जल बनाएंगे। इससे एक बात ये भी सिद्ध हो जाती है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। लेकिन अब क्षार की बात करें, वो धातु ऑक्साइड से तो अभिक्रिया करेगा नहीं, वो अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, और अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके वैसे ही पदार्थ बनाएगा जैसा कि थोड़ी देर पहले बने थे, यानी कि लवण और जल बनाएगा। अब देखो ध्यान से थोड़ी सी बात, क्षार अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में अधातु ऑक्साइड अम्लों की तरह व्यवहार करता है। क्यों करता है, देखो थोड़ी सी, यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने बोला अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, लवण जल बनता है। तो क्षार तो ये रहा, ये होना क्या चाहिए फिर, अम्ल होना चाहिए। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो जाएगी, लवण और जल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अधातु ऑक्साइड यहाँ पर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, इसलिए अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। जैसे कि अब उदाहरण देख लें, क्षार धातु अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्षार का कोई उदाहरण बताओ, NaOH तैयार ही है आपके पास में, 4 बताए थे, 4 में से कोई भी ले सकते हो आप। यहाँ पर मैंने 2 रिएक्शन लिखी है, आप ऐसे ही 4 उदाहरण लिख सकते हो टोटल मिला करके। अधातु का ऑक्साइड, अधातु क्या क्या होते हैं, जैसे मान लो आपके पास में एक तो नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन है, सल्फर है, ये सभी के सभी अधातु होते हैं। तो कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बोलें तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर का बोलें तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन आप करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब अभिक्रिया करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, क्षार की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया होगी, ये लवण बन गया और ये जल बन गया। लवण कौन सा बना, Na2CO3। इसके अंदर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3, प्लस में बनेगा H2O। अब अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहे हैं, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी आपको फॉर्मूला नए नए दिखते हैं, जिनके नाम नहीं पता है आपको,
उनको एक पेज के अंदर सभी को एक साथ में लिख लें। चैप्टर नंबर 1 के 2, 3, 4 4 ही हैं केमिस्ट्री के चैप्टर, उन सभी फॉर्मूला को एक पेज में लिखें और उनके आगे उनके रासायनिक नाम लिखें। जैसे इसका नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और सूत्र इसका ये हो ही गया। अगर इनका कोई कॉमन नेम है यानी साधारण नाम है तो वो भी उसके आगे फिर लिख लें आप। इस तरीके से एक सारणी बना ले ताकि आपको कोई भी यौगिक है उसका नाम पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। उसको कम से कम 3-4 बार एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप ही, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो आगे आगे आएंगे बार बार में, तो हमें वो समझ में आने लगेंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में 4 अभिक्रियाएँ होगी। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, पहली अभिक्रिया जो है वो हम किसके साथ में करवाते हैं, धातुओं के साथ में करवाते हैं। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्षार भी धातुओं से अभिक्रिया करेंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। लेकिन क्षार सभी धातुओं से नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दूसरी अभिक्रिया अपनी आती है किसके साथ में, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या देखा कि जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके और CO2 गैस बनाएंगे, जल बनाएंगे H2O, और साथ में एक लवण बनाएंगे, संगत लवण। इस तरीके से तीसरे नंबर पे क्षार की भी अभिक्रिया करवाई थी लेकिन उसने तो मना ही कर दिया था, नहीं करेंगे धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। तीसरे नंबर पे हमने अम्ल और क्षार दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाई थी, तो क्या हुआ था, एक लवण और एक जल बना था आपके पास में। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आपने एक अभिक्रिया करवा दी, अम्ल की अभिक्रिया तो करवा दी आपने धातु ऑक्साइड के साथ में, और क्षार की अभिक्रिया करवा दी आपने किसके साथ है, अधातु ऑक्साइड के साथ में। समझ गए। इस प्रकार आपने 4 अभिक्रियाएं पूरी कर ली, 1, 2, 3 और 4। इसको 5वां नाम भी दे सकते हो, आपके कोई वो प्रतिबंध नहीं है कि 4 ही होंगी, आप इनको 5 भी बोल सकते हो। अब बात आती है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रश्न ऐसा आता है कि बताइए अम्ल और क्षार में क्या क्या समानताएं होती हैं। अंतर तो अभी तक हमने कई सारे देख लिए कि वो इससे अभिक्रिया करके ये बनाता है और लिटमस के साथ में अभिक्रिया करके नीले को लाल कर देता है, वो लाल को नीला कर देता है, ये कई सारी हमने देख ली। लेकिन कोई और समानताएं भी होती हैं क्या इनमें? बिल्कुल होती हैं, देखना ध्यान से। अम्ल और क्षार के अंदर क्या समानता है? पहली बात, अम्ल और क्षार दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि दोनों जल में घुल जाते हैं। लेकिन क्षार की बात करें, सभी क्षार नहीं घुलते हैं, कुछ क्षार घुलते हैं, और ऐसे क्षार जो जल में घुल सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। समझ गए। ठीक है, अब देखो आगे, अम्ल व क्षार दोनों का जलीय विलयन ही लिटमस को प्रभावित कर पाता है। ये आपके पास में एक क्रियाकलाप दे रखा है, उसमें बोला गया है कि एक अभिक्रिया करवाते हैं जिसके अंदर HCl गैस के रूप में निकलता है, यानी कि वो द्रव नहीं है, लिक्विड नहीं है, गैस के रूप में निकलता है, और उसको हम लिटमस के ऊपर डालें। कैसे लिटमस? नीले लिटमस के ऊपर डालेंगे तो उस नीले लिटमस का रंग लाल नहीं होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ कि लिटमस जो है वो अम्ल से प्रभावित तभी होगा जब वो गीला रहेगा। ठीक है, बाद में गीला लिटमस लेकर के आते हैं और उसके ऊपर वो गैस डालते हैं, यानी कि गीले में क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो पानी की प्रेजेंस में, जल की उपस्थिति के अंदर ही अम्ल हो चाहे वो क्षार हो, वो अपना प्रभाव दर्शाते हैं, बिना पानी के प्रभाव नहीं डालते हैं वो लिटमस के ऊपर। तभी तो एक प्रसिद्ध कवि है, उसने कहा है कि रहीम का दोहा है ये, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। क्यों? क्योंकि पानी डालने पर ही अम्ल अपना प्रभाव दर्शाएंगे या फिर क्षार ही अपना प्रभाव डालेंगे। कोई भी हो, मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, ऐसा उसमें समझाया गया है। तो वो दोहा इसलिए ताकि आपको याद रह जाए, अम्ल और क्षार दोनों का जलीय विलयन ही, यानी जल के अंदर विलयन बना करके ही वो लिटमस को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात आती है, अम्ल व क्षार दोनों ही जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जल में डालेंगे तो अपने आयन्स में ब्रेक होंगे, वो HCl H+ और Cl- बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, H+ आयन जो है ना वो अकेला रह ही नहीं सकता, तो क्या करेगा, जिस पानी में डाला गया है उसी पानी से वो अभिक्रिया करके और क्या बना देगा, H3O+, यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, तो H3O+ इसके रूप में रहता है पानी के अंदर। वो आगे बात समझ में। तो यहाँ पर ये बोला गया भी है कि अम्ल द्वारा उत्सर्जित H+ आयन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए जल के साथ संयुक्त
हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, H3O+। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार को जब पानी में मिलाएंगे उसका एक विलयन बनेगा, तो उस विलयन के अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, यानी विद्युत के वो सुचालक बन जाते हैं। पांचवा पॉइंट अपने पास में आता है कि अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके दोनों ही लवण तथा जल बनाते हैं। ये अभिक्रिया हमने देखी थोड़ी पहले। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो कि टोटल मिला करके 5 समानताएं होती हैं अम्ल और क्षार के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हमने समानताएं देखी। अब बात आती है कि अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, पानी में मिलाना चाहिए। ऊपर से पानी नहीं डालना चाहिए कभी भी, पहले पानी फिर उसके अंदर अम्ल डालो या फिर क्षार डालो, आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अम्ल और क्षार को डालोगे तो वो तुरंत डाल दिया बहुत सारा, बूंद बूंद करके और परख नली को हिलाते हुए आपको उसके अंदर अम्ल डालना है। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्या कारण है, ये राय क्यों देते हैं आपको टीचर्स? आपके लैब के अंदर जो टीचर आपको लेके जाते हैं वो आपको ये सलाह क्यों देते हैं कि बेटा आप पानी लोगे पहले उसके अंदर अम्ल डालोगे, वो भी बूंद बूंद करके और हिलाते हुए? ऐसा क्यों? देखो, तो इसका कारण है, एक जल में अम्ल या क्षार के घुलने की जो प्रक्रिया होती है अत्यंत उष्माक्षेपी होती है, यानी उस अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती है। यदि हम अम्ल में यानी पहले अम्ल लेकर के उसमें जल मिलाते हैं तो बहुत अधिक उष्मा उत्पन्न हो जाएगी और यह उष्मा परख नली को तोड़ सकती है, जिससे हमें हानि या क्षति पहुंच सकती है। आपके कपड़े भी जल सकते हैं, आपकी त्वचा जल सकती है, क्योंकि अम्ल खतरनाक चीज़ होती है, आप इसको हल्के में मत लेना। इसलिए सदैव जल में अम्ल को मिलाने की सलाह दी जाती है। अब यहाँ पर एक बात और बोली जाती है कि जल में जब हम ऊपर से अम्ल मिलाते हैं तो उसको अत्यंत सावधानी से धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए ही मिलाना चाहिए, वरना उष्मा ज़्यादा निकलेगी, टेस्ट ट्यूब आपकी टूट जाएगी, आपके कपड़े हैं वो ख़राब हो जाएंगे, साथ में त्वचा जल सकती है। ध्यान रखना आगे से कभी ऐसा करो तो, है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए इसके लिए। अब थोड़ी देर पहले मैंने तनु का नाम आया था तब समझाया था आपको कि तनु का मतलब क्या होता है, पानी मिलाना। ठीक है, तो उसकी परिभाषा भी पूछ लेता है कि बताओ तनुकरण क्या होता है, या फिर तनु विलयन क्या होते हैं, सांद्र विलयन क्या होते हैं। कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको छोटी से छोटी बात का पता होना चाहिए, तब जा कर के हम अच्छे नंबर बना सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती है वो अपने को बहुत ज़्यादा मदद करती हैं टॉपिक को समझने के लिए। तो यहाँ पर मैंने हर छोटी से छोटी चीज़ों को कवर किया गया है नोट्स के अंदर। यदि आप पूरा इनको समझते हैं, लिख लेते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो गारंटी है कि आप एकदम बढ़िया नंबर बना करके जाएंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। देखो, तनु सांद्र विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, तथा यदि विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? विलेय और विलाय क्या होता है ये नहीं समझ में आया। देखो, विलेय क्या होता है? जिसको हम घोल रहे हैं। यहाँ पर विलेय हम अम्ल लेते हैं, ठीक है, अम्ल को विलेय के रूप में लेते हैं। विलेय जब हम अम्ल डालेंगे उसके अंदर, अगर वो थोड़ा सा ही है तो उसको हम तनु विलयन बोलेंगे। अम्ल थोड़ा है मतलब पानी ज़्यादा है, ठीक है, तो तनु का मतलब समझ लेना पानी ज़्यादा, तनु विलयन कहते हैं। और यदि विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा है यानी पानी कम है तो उसको हम सांद्र विलयन कहते हैं। कन्फ्यूज़न कर सकता है, इसको आप ज़रूर 2 बार देखेंगे और समझेंगे, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब जल में अम्ल तथा क्षार मिलने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस अभिक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इसको आप लगा लो इम्पोर्टेंट, 2 बार पूछी गई है यही डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट लगा लो, मोस्ट लगा लो, ठीक है। मोस्ट का मतलब आप अब जान गए होंगे कि ये मोस्ट क्यों लगाया है, क्योंकि 2 बार पूछी गई है। दोबारा सुन लो, जल में यदि हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो उस विलयन के अंदर आयन की सांद्रता, आयन मतलब H+ आयन, OH- आयन, इनकी सांद्रता कम हो जाती है प्रति आयतन में, तो इसी को हम तनुकरण कहते हैं। इसको मैं थोड़ा और समझाता हूँ आपको, हो सकता है कुछ को ना समझ में आए। अगर मान लो आपके पास में 1 लीटर पानी है और उसमें 100 H+ आयन है, 100। अब क्या करूँगा मैं, 4 लीटर पानी और डालूँगा। कितना लीटर हो गया टोटल? 5 लीटर हो गया। अब H+ आयन तो उतने ही है 100, और वो पूरे 5 लीटर में घुल जाएंगे। पहले 1 लीटर में 100 थे, अब 5 लीटर में 100 है, तो बताओ 1 लीटर में कितने बचे? अगर 5 लीटर में 100 हैं तो हर 1 लीटर में कितने होने चाहिए? 20-20 होने चाहिए, 20 × 5 = 100,
तो 1 लीटर में अब कितने हो गए, 20 ही रह गई। तो पानी मिलाने पर इकाई आयतन में H+ आयन की सांद्रता हो गई कम। और इस प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया, तनुकरण बोल दिया। अब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ भी नहीं है ये। अम्ल तथा क्षार की प्रबलता कैसे नापें। अब किसी विलयन में उपस्थित H+ तथा OH- आयन के आधार पर विलयन, जो अम्ल और क्षार का विलयन है, वो प्रबल या फिर दुर्बल होते हैं। यदि मान लो किसी विलयन के अंदर H+ आयन बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो विलयन अम्लीय है और प्रबल अम्ल है। H+ आयन थोड़े कम है, दुर्बल अम्ल हो गया। OH- आयन बहुत ज़्यादा हैं तो वो प्रबल क्षार हो गया। OH- आयन अगर बहुत कम है तो वो दुर्बल क्षार हो गया। ठीक है, तो यह जानने के लिए हम एक सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं जो कि विभिन्न प्राकृतिक सूचकों का मिश्रण होता है। अब हम बात करने वाले हैं आगे चल करके पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल कैसे बनाएगी, थोड़ी सी उसकी बात चल रही है। पीएच स्केल बनाने के लिए एक सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सूचक जो होते हैं आपके प्राकृतिक सूचक, उनको मिलाया और मिला करके एक अकेला सूचक बनाया सबका मिक्सचर। उसको नाम दिया गया सार्वत्रिक सूचक। क्या नाम दिया गया, सार्वत्रिक सूचक नाम दिया गया। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसको। और इसका प्रयोग करके हमें सांद्रता का पता लगाएंगे। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाता है। मान लो कोई विलयन है जिसमें H+ आयन ज़्यादा है तो उसके लिए ये अलग रंग देगा, कम वाले के लिए थोड़ा और अलग रंग, और कम के लिए और अलग रंग, तो अलग अलग रंग देता है। ठीक है, तो पीएच स्केल की बात आती है। अब सार्वत्रिक सूचक में उन्होंने क्या किया था, सार्वत्रिक सूचक के अंदर ऊपर अम्ल और क्षार डाल करके देखे तो अलग अलग रंग दिखे। लगभग उनको टोटल मिला करके 14 यानी 14 रंग दिखे थे। और 14 रंग के हिसाब से उन्होंने एक स्केल बनाई कि ऐसा रंग 1 नंबर पे ऐसा रंग होगा, 2 नंबर पे ऐसा रंग, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 14 नंबर पे ऐसा रंग होगा। तो उस हिसाब से बताया और बना दिया एक पीएच स्केल। उस पीएच स्केल के अंदर पी का मतलब होता है पुषांश, यानी पुषांश का मतलब होता है शक्ति। किसकी शक्ति, एच की। एच मतलब H+ आयन की सांद्रता। ठीक है, तो पीएच स्केल को कैसे परिभाषित करोगे, एक प्रश्न आया हुआ है आपका और उसमें पूछा गया है पीएच स्केल को एक्सप्लेन करो, समझाओ। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले पीएच स्केल के अंदर पीएच स्केल एक ऐसा पैमाना होता है जिसके द्वारा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। इस स्केल पर 0 से 14 तक पीएच मान अंकित होते हैं और हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान कम होगा। पीएच का मान अगर कम होता तो समझ लेना वो ज़्यादा अम्लीय है। या मान लो 1 या 1 से कम पीएच है किसी का तो उसके अंदर H+ आयन की बहुत ज़्यादा मात्रा है। धीरे धीरे H+ आयन की मात्रा जो है वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, और कम और कम और कम और कम, और यहाँ पर जाकर के 14 तक अगर पीएच है तो H+ आयन बहुत कम होंगे। लेकिन पीएच अगर किसी का 14 है या 13 है तो उसके अंदर आप नीचे की तरफ देखो, OH- आयन वाला जो पोर्शन है उसमें काफ़ी बड़ी जगह है। यानी कि पीएच मान जिसका ज़्यादा होगा उसकी क्षारीयता ज़्यादा होगी, और पीएच मान कम होते 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 क्षारीय प्रकृति भी कम हो जाती है। यहाँ से दो बातें पता चलती है अपने को, पीएच का मान कम होने से अम्लीय प्रकृति बढ़ती है और क्षारीय प्रकृति घटती है। पीएच का मान ज़्यादा होने से अम्लीय प्रकृति घटती है और क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। समझ गए होंगी बात। अब वापस आ जाओ यहाँ पर। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। अब कोई विलयन मान लो उदासीन है जिसमें H+ और OH- दोनों आयन की सांद्रता बराबर बराबर है तो उसका पीएच मान 7 होगा और उसको हम उदासीन विलयन बोलेंगे। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा और क्षारीय विलयन का पीएच मान है वो 7 से अधिक होगा। ठीक है, इधर बढ़ती हुई अम्लीयता, इधर बढ़ती हुई क्षारीयता को दर्शाया गया है। कुछ पदार्थों के पीएच मान यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि जठर रस आपके पेट में मिलता है, उसका होता है 1.2 पीएच मान, यानी कि अम्लीय हो गया सबसे ज़्यादा। नींबू का रस का 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ी देर पहले मैंने MgOH2 इसको दुर्बल अम्ल कहा था क्योंकि इसका पीएच मान कम होता है। और ज़्यादा पीएच 14 हो जाए अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा आपके रक्त के अंदर जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, 7.4 यानी कि क्षारीय होता है वो भी। अब आपके पीएच का, हम पीएच क्यों पढ़ते हैं, पीएच का अपने डेली लाइफ में कोई महत्व है क्या? बिल्कुल महत्व है।
पीएच वाले कॉन्सेप्ट से हम अपने दैनिक जीवन के कई सारे कॉन्सेप्ट है वो भी समझ सकते हैं और अपने डेली लाइफ को थोड़ा और आसान बना सकते हैं। समझ गए? तो कैसे बनाएंगे आसान? देखो, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पहली बात, अपने दैनिक जीवन में कहाँ पर देखने को मिलेगा अपने को? पौधे एवं जंतुओं में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी इन प्लांट एंड एनिमल। अब हमारा शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में ही काम करता है। आपके बॉडी के पूरे शरीर के अंदर देखेंगे तो आपके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर पीएच मान 7 हो सकता है किसी जगह पर, कहीं पर 7.8, लेकिन इसके बीच में रहेगा, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं रहता है। एक चीज़ और है, आपका पेट, स्टमक, उसके अंदर जठर रस होता है, वो अलग चीज़ है। उसका पीएच मान आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 1.2 था, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। उसके अलावा आपका बॉडी है, शरीर है, वो 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में ही काम करता है। इसके अलावा जो हमारे अलावा और भी जीव हैं, तो प्रत्येक जीव भी एक निश्चित परास में ही जीवित रह सकता है। अगर मान लो उसके आसपास के वातावरण का पीएच मान बहुत ज़्यादा कर दिया जाए या बहुत कम कर दिया जाए तो फिर उसके ज़िंदा रहने के चांस कम रहते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण स्थलीय, जलीय जीव या फिर पेड़ पौधे, पादप की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, यानी जीना उनका मुश्किल हो जाता है। इसलिए पीएच मान एक निश्चित परास में ही रहना चाहिए जीवों का। ठीक है, तो इससे उनको नुकसान क्या है? यानी कि वो मर सकते हैं, आप उनकी बॉडी पूरी की पूरी प्रभावित हो सकती है। किसकी वजह से? अम्लीय वर्षा की वजह से। अम्लीय वर्षा क्या होती है फिर, और ये वर्षा अम्लीय क्यों हो जाती है भाई? देखो, तो वायुमंडलीय गैसों के कारण, वायुमंडल में गैसें होती हैं। कौन सी गैसें? वही थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला था, अधातु ऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है और ये गैसें अगर उस पानी में मिल जाएं वर्षा के, तो फिर वर्षा के जल का पीएच मान कम कर देंगे, यानी अम्लीय हो जाएगा वो। तो वायुमंडलीय गैसों के कारण वर्षा जल का पीएच मान कम हो जाता है, अर्थात जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 तक तो ठीक ठाक है, लेकिन इससे कम या इसके बराबर हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, ये परिभाषा थोड़ी इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, लिख भी लेना। अब बात आती है सेकंड नंबर पे, मृदा का पीएच। सेकंड नंबर पे क्या है? मृदा का पीएच। इसमें क्या है? आपकी मिट्टी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, आप ध्यान देंगे। दूसरे नंबर पर मृदा का पीएच, अम्लीय वर्षा तथा अन्य कारणों से मृदा का पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, यानी कि एक अच्छी परास चाहिए, ना ज़्यादा अम्लीय और ना ही ज़्यादा क्षारीय। अच्छी उपज के लिए विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। पीएच मान प्रभावित होने पर हम मिट्टी की जांच करके उचित उपचार करते हैं। यदि मृदा अम्लीय है तो CaOH जैसे क्षार का प्रयोग कर लेते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं और प्रयोग करके उपचार कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो क्षारीय हो जाए तो कोई दुर्बल अम्ल जैसे कि एसिटिक एसिड का छिड़काव कर देंगे, वो उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल वैसे उदासीनीकरण के भी बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि सब में हम पहले देखेंगे या तो अम्लीय हो गया, क्षारीय होगा, फिर उसका उपचार करेंगे, क्षार मिलाएंगे उसके अंदर, तो उदासीनीकरण हो जाएगा। अब देखो, पाचन तंत्र में भी पीएच का क्या महत्व है वो देखो। पाचन तंत्र आपके वाला ही है। पाचन तंत्र में पीएच, अमाशय में HCl अम्ल का स्त्राव होता है, सही बात है। अधिक भोजन करने या फिर खट्टे पदार्थों को खाने से और अपच की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्सर्जित होता है आपके पेट के अंदर, जिसके कारण पेट में जलन व दर्द भी होने लगता है। इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे? प्रति अम्ल यानी कि एंटी एसिड का उपयोग करेंगे। ये क्या होते हैं? एंटी एसिड मतलब एसिड के विपरीत। विपरीत कौन होता है? क्षार। तो क्षार का उपयोग करते हैं। क्षार भी कौन से? दुर्बल क्षार उपयोग करते हैं। जैसे दुर्बल क्षार का उदाहरण हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और NaHCO3। यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये NaHCO3 जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? जो भी सूत्र आए उनका सूत्र लिखोगे, रासायनिक नाम लिखोगे, अगर उनका साधारण नाम है तो वो भी लिखोगे। ठीक है, आदि का उपयोग करते हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हो ना, तो लाइक करने में कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करनी आप लोगों को। ठीक है, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे नोट्स लेकर के आ रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है। ऐसे नोट्स शायद ही आपको कहीं पर मिले। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फटाफट इसको, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, हाँ, और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन बिना बताए आप तक पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप अगला वीडियो आराम से देख पाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें मैं पहला पार्ट करवाने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ये अमल है, इसके बारे में पीएच स्केल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में क्षार है, उसका अलग ही पोर्शन पार्ट 2 बना देंगे, और उसके अंदर बहुत सारे क्षार हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, देखो तो अब पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत का मतलब दांत आपके, वो क्षय का मतलब टूटना, दांत टूटना, खराब होना, वो सारी समस्याएं पीएच की वजह से होती है। कैसे? मुख का पीएच मान 5.5 से 6.5 तक होता है। ठीक है, यदि मुख में भोजन के पश्चात शर्करा यानी कि खाद्य पदार्थ रह जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं, तो मुख में स्थित यानी कि आपके मुंह में पहले से ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं, स्थित बैक्टीरिया इनसे अभिक्रिया कर लेते हैं और अम्ल उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, आपके मुंह में बैक्टीरिया थे, उन्होंने खाना खाया, उनका भी पेट भर गया, हमने उनका भला किया है, लेकिन बदले में उन्होंने क्या दिया अपने को? उत्सर्जित कर दिया अपने मुंह के अंदर ही अम्ल। और वो अम्ल इतना खतरनाक है कि आपके दांतों के ऊपर एक बहुत मजबूत लेयर मिलती है, परत मिलती है, सबसे मजबूत यही है अपने शरीर में। उतना खतरनाक अम्ल उत्सर्जित करते हैं कि आपके दांतों की ऊपर वाली जो परत है वो भी क्षय होना उसका स्टार्ट हो जाता है, वो क्षयित होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, खराब होने लगती है। ठीक है, तो मुख में बैक्टीरिया जो उपस्थित होते हैं अभिक्रिया करके अम्ल उत्सर्जित करते हैं और मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। अब आपके कैल्शियम फॉस्फेट से बने इनेमल, ऊपर वाली जो दांतों की परत होती है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं, जो किससे बनी होगी? कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से बने इनेमल इस अम्ल के संपर्क में आकर क्षतिग्रस्त होने लगते हैं और शरीर का सबसे कठोर भाग होता है ये इनेमल। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल में क्षति को ही दंत क्षय कहते हैं। इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी अम्ल है, अम्ल के प्रभाव कम करने के लिए हम क्या करेंगे? क्षार का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा क्षार नहीं, दुर्बल क्षार का प्रयोग करेंगे। इसके उपचार हेतु क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर दूसरा काम कर सकते हो कि खाने के तुरंत बाद आप मुंह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, ताकि वो भोजन के अवशेष रहे ही ना और वो बैक्टीरिया उन पे अटैक ना करें और अम्ल भी नहीं बनाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, अब बात आती है लास्ट टॉपिक आपका पीएच का जो महत्व है, उसके अंदर ये 5वां पॉइंट है, यहाँ पे लगा नहीं रखा, फिर बता रहा हूँ मैं। पादप व जंतुओं द्वारा आत्मरक्षा। कुछ पादप जैसे कि नेटल और कुछ जंतु जैसे कि मधुमक्खी आत्मरक्षा हेतु अम्ल छोड़ते हैं। कौन सा अम्ल छोड़ते हैं? याद रखना, फॉर्मिक अम्ल, ये रहा फॉर्मिक अम्ल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, आगे बताऊंगा। एक बार ये देखो, अम्ल छोड़ते हैं ये जंतु या फिर कुछ पौधे जिनकी वजह से जहाँ पर ये डंक मारते हैं वो प्रभावित अंग पर जलन व दर्द होने लगता है, और इसके उपचार के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति में जब हम जंगल में जाएंगे घूमने के लिए और वहाँ पर नेटल के पौधे से टच हो गए हम, और उसने अपनी त्वचा के ऊपर अम्ल छोड़ दिया, तो हम वहाँ पर बेकिंग सोडा तो ढूंढ नहीं सकते, तो वहाँ पर ही अपने को उपचार के रूप में कुछ मिल जाता है। वो क्या है? प्रकृति में ही उदासीनीकरण का एक विकल्प है। विकल्प का मतलब क्या हुआ? वैसे तो हमें NaHCO3 का यूज़ करना चाहिए बेकिंग सोडा का, वो है नहीं, तो उसके रूप में विकल्प कौन सा मिलेगा? वो देखो, नेटल के पादप की पत्ती पर स्थित बालों में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, पहली बात। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। प्रकृति में इसका इलाज भी मौजूद है। जैसे नेटल पादप के पास में ही एक डोक नामक पौधा पाया जाता है। पादप की पत्तियों को अपने प्रभावित अंग पर रगड़ करके इसका उपचार किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, आप बता सकते हो? क्योंकि डोक पौधे की पत्तियों में क्षार पदार्थ उपस्थित होता है, क्षारकीय कोई पदार्थ उपस्थित होता है, वो क्षार इस अम्ल से अभिक्रिया करेगा और अपने ऊपर जो अम्ल छोड़ा गया है उसको उदासीन कर देगा और हम सुरक्षित रह जाएंगे। अब इसके बाद में बात आती है लवण परिवार। इस टॉपिक को मैं सोच रहा हूँ कि आप सेकंड पार्ट में कर लें। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और चैप्टर बहुत बड़ा है थोड़ा सा, तो 1 घंटे में हो नहीं सकता। दो पार्ट बना देता हूँ मैं इसके। लवण और उसके बारे में जितने भी लवण हैं सारे के सारे हम अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बना लें, कॉपी पेन लेकर के आराम से बैठ जाएं और
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। सब्सक्राइब करने से चैनल को आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।